जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक जो कि फाउंडेशन मैथ्स है अभिजीत पंडित के द्वारा उसके चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 5 से सॉल्यूशंस को कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक के सॉल्यूशंस को कवर कर लिया है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 हम लोगों से कह रहा है The sum of three consecutive multiples of 6 is 888. Find its multiple. तो सबसे पहले यहाँ सम है। सम को हिंदी में हम लोग योग या जोड़ कहते हैं, इसको धन भी कहते हैं हम लोग। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हम लोगों ने जान लिया था। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अर्थात क्रमागत संख्याएं या लगातार संख्याएं या एक के बाद एक आने वाली संख्याएं, ऐसी संख्याओं को हम लोग कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4, 5 हो गया, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, या 1, 2 हो गया, ये भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। मतलब जो एक के बाद एक आने वाली जो संख्याएं होती हैं वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होती हैं, मतलब क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स की बात हो रही है, तो पहले 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने एक को x माना है तो दूसरी x+1 होगी और तीसरी जो होगी वह x+2 होगी। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3, तो लगातार ये आ रही हैं। जैसे 4, 5, 6 भी हो सकता है। तो ये सभी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, अर्थात क्रमागत संख्याएं हैं या लगातार आने वाली संख्याएं हैं या एक के बाद एक आने वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल्स की बात हो रही है। अब हम लोग मल्टीपल्स को जान लेते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स तो हम लोग समझ चुके हैं। मल्टीपल्स को हिंदी में हम लोग गुणज या गुणक कहते हैं, गुणज या गुणक। इसको आसान शब्द में आप ऐसे समझ सकते हैं मल्टीपल को। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर 6 है, तो अगर आप 6 का टेबल पढ़ते हैं तो आपको जो नंबर्स मिलते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 6 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे आपको 6 मिलेगा, फिर आप 2 टाइम पढ़ेंगे 12 मिलेगा, फिर आप 18 आप प्राप्त करेंगे, फिर आपको 24 प्राप्त होगा, फिर आपको 30। तो ये सभी जो नंबर्स हैं 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन, जो भी आगे आएगा, ये सभी क्या है, ये सभी 6 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। अर्थात किसी संख्या का जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं, जब हम लोग उसको गुणा करते हैं किसी दूसरी संख्या से, तो जो हम लोगों को नई संख्या प्राप्त होती है वह पहली वाली संख्या का एक मल्टीपल होती है, या आप दूसरी वाली संख्या का भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप 6 × 2 कर रहे हैं तो आपको 12 मिला है, तो जो 12 है वह 6 का भी मल्टीपल है और 2 का भी, क्योंकि 12 दोनों में आएगा। जैसे आप यहाँ पर 6 × 1 कर रहे हैं तो आपको 6 मिला है, तो यहाँ पर जो 6 मिला आपको, यह 6 का भी मल्टीपल है और 1 का भी मल्टीपल है, क्योंकि दोनों के टेबल में आता है। तो आप किसी को भी एक दूसरे का मल्टीपल कह सकते हैं। तो किसी भी संख्या में अगर आप किसी दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो नई संख्या मिलती है वह पहली उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल होती है जिसका कि आपस में आप गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स की बात हो रही है, तो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स अर्थात लगातार जो क्रमागत संख्याएं होंगी 6 की, जो कि 6 के टेबल में आ रही होंगी, उन्हीं को हम लोग कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स कहेंगे। तो 6 का कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल क्या होता है, 6 × 1 होता है, और उसके बाद 6 × 2, और उसके बाद 6 × 3। तो देखिए, क्योंकि 6 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 6, 12, 18 यही होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, इसको जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप x के फॉर्म में मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 1 को मान लीजिए x रख लेते हैं 1 की जगह, और उसके बाद यहाँ पर 2 कैसे आया, 2 को हम लोग 1+1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 है तो पहले में हम लोग 1 ऐड कर देते, तो यहाँ पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 हो जाएगा। और तीसरे में 3 कैसे आया, तो 1 में हम लोग दो जोड़े हैं, 1+1 2 बार जोड़े हैं, तो इसी तरह यहाँ पर 6 और x+2 हो जाएगा, क्योंकि पहले में हम लोग जो जोड़े तो हम लोग को 3 मिल रहा है। तो मतलब ये जो हो गया, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो 6 का मल्टीपल है वह 6x है, दूसरा जो 6 का मल्टीपल है वह 6x+1 है, और तीसरा 6 का मल्टीपल 6x+2 है, जो कि ये कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हो जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक आने वाली संख्याओं की बात हो रही है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल्स किसे कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द 3, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव, ये हुई है, लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स
मल्टीपल्स ऑफ 6 इक्वल्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे माने तो आप सिंपली 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को लिख लीजिए। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, x होगा और उसके बाद आने वाली संख्या x+1 होगी और उसके बाद आने वाली संख्या x+2 होगी। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 1 + 2 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 लगातार संख्याएं मिल जाएंगी। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में हम लोग ऐसे ही मतलब ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को 6 का मल्टीपल लेना है 3 कॉन्सिक्यूटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को लिख देंगे, उसी में हम लोग आगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। तो ये हम लोगों का जो प्राप्त होगा वह 6 का 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सम इन तीनों जो 6 की तीनों कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, अर्थात एक के बाद एक आने वाली जो 6 की गुणज संख्याएं हैं या गुणक संख्याएं हैं, उनका योग, उनका धन 888 है। तो आपको बताना है कि वो तीनों मल्टीपल्स क्या हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हेंस, आप साइन में बना लेंगे या आप हेंस लिख सकते हैं, या तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो पहला 6x है तो 6x प्लस दूसरे को ऐड करते हैं तो 6 ब्रैकेट में x+1 और तीसरे को हम लोग ऐड करते हैं 6 ब्रैकेट में x+2। ये इक्वल्स हो जाएगा 888 के 888 के बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग इम्प्लाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 6x और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 6x होगा और फिर +6 होगा, इसको ओपन करेंगे तो ये भी 6x देगा, उसके बाद 12 देगा और यहाँ पर 888 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6x एक है, 2 और एक 3 6x है, तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास 18x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12, तो 6 और 12 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, इक्वल्स 888 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए x को एक साइड हम लोग लिखते हैं 18x इक्वल 888 को लिखेंगे और 18 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -18 माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, हम लोगों के पास आ जाएगा 870। देखिए 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 1 गया 7 और 8 यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 0 ही होगा, तो 8 में से 0 गया तो 8 हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो गया x इक्वल्स हो जाएगा 870 इधर जो है और 18 इधर मल्टीप्लाई में है x में, तो इधर आएगा डिवाइड में होगा। इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं या 6 से काट लेते हैं। इसको 6 का टेबल हम लोग 1 टाइम पढ़ेंगे, 6 का टेबल हम लोग 1 टाइम पढ़ेंगे, 6 आएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 7 मिलके 27। 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 24, 27 में से 24 जाएगा, 3 बचेगा, 0 आया। 6 का टेबल 5 टाइम 30, 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये अब 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम लोग इतने पे ही छोड़ देते हैं x की वैल्यू। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोग आगे लिख सकते हैं हम लोगों का जो नंबर है, क्योंकि हम लोगों को 6 का मल्टीपल निकालना है। हम लोगों ने माना क्या है, हम लोगों ने 6x माना है, 6x+1 और 6x+2। तो हम लोग इन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग 6x की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो 6x मीन्स 6 मल्टीप्लाई x कितना आया है 145 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए 1 टाइम और 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 145 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 290 मिल जाएगा। उसके आपको 290 मिल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर आगे लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोगों को 6 ब्रैकेट में x+1 निकालना है। तो 6 ब्रैकेट में x+1 मतलब 6 और ब्रैकेट में x की जगह हम लोग लिखेंगे 145 डिवाइडेड बाई 3 और +1, यही निकालना है। क्योंकि जो दूसरी संख्या है, आप देखिए दूसरी संख्या को हम लोगों ने 6x+1 माना है जो 6 का मल्टीपल है। तो 6x तो हम लोगों ने निकाल लिया, 290 आ गया। अब हम लोग 6x+1 निकालें, तो 6x+1 की जगह हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड कर लें, x की वैल्यू पुट करके। x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर 145 डिवाइडेड बाई 3 मिली हुई है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 6
और ये देखिए, ये जब इसके नीचे 1 के नीचे आप 1 करके एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पर 145 + 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 145 में 3 आप ऐड करेंगे तो 148 हो जाएगा, 148 डिवाइडेड बाई 3। तो फिर देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम और 2 टाइम। तो 148 का टेबल हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो हम लोगों को 296 मिल जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, 2 का टेबल 8 टाइम तो 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 का टेबल 4 टाइम 8, 8 1 9, 2 का टेबल 1 टाइम 2, तो 296 मिल गया हम लोगों को। उसके बाद हम लोग फिर अब जो थर्ड वाली मल्टीपल है उसको निकालेंगे एंड हम लोग लिखेंगे 6x और +2, क्योंकि यहाँ पर थर्ड मल्टीपल आप देखिए, थर्ड मल्टीपल को हम लोगों ने 6x + 2 माना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 और मल्टीप्लाई x की जगह वैल्यू रखेंगे 145 डिवाइडेड बाई 3 और +2। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पे लगाना है, मैंने यहाँ पर गलती से लगा दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 6 बाहर होगा, ब्रैकेट में x + 2, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x और +2। तो फिर क्या होगा, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 और फिर आप नीचे 1 करके 2 के और ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 2 जा, तो आपको 3 2 जा 6 हो जाएगा और 145 में आप 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 145 में 6 ऐड करेंगे वो 151 हो जाएगा, 151 और डिवाइडेड बाई नीचे 3 रहेगा। फिर देखिए कैंसिल हो गया 1 टाइम और 2 टाइम। तो फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 151 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 150 में करेंगे तो 300 और फिर एक बार करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 300 और 2 तो 302 हो जाएगा। तो यहाँ पर 302 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का टेबल 1 टाइम 2, 2 का टेबल 5 टाइम 10 का 0 कैरी 1, 2 का टेबल 1 टाइम 2 और एक जो कैरी था 3 हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं hence the 3 consecutive multiples of 6 are, तो हम लोग लिख देंगे। तो हम लोगों का कितना आंसर आया है, तो सबसे पहले 6x का 290 आया है तो 290 लिखेंगे। उसके बाद 296 आया है, उसमें 6 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ा है तो 302 हो गया। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं आर 290 और उसमें 6 जुड़ा हुआ है तो 296 और फिर 6 जुड़ा हुआ है तो 303। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो यहाँ पर दिया हुआ है ये कि 6 के 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स का जो सम है वह 888 है और वो किसके मल्टीपल्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव 6 के हैं। तो जो क्वेश्चन में है उन शब्दों के हिसाब से हम लोगों का आंसर तो यहाँ पर ये आ गया है, आप देख रहे हैं आंसर 290, 296, 302। लेकिन मैथमेटिकली ये क्वेश्चन आपका गलत है, गणितीय रूप में ये प्रश्न आपका गलत है, क्योंकि अगर मल्टीपल है तो वो उससे डिवाइड हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों का 290 है, इसको आप 6 से डिवाइड करिए तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। जैसे करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम लेके जाएंगे 24 होगा, 5 बचेगा, 0 आ जाएगा और 50 हो जाएगा। तो 6 में तो 50 आता नहीं, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन में कुछ गलती है। तो अगर क्वेश्चन जैसा है उसी हिसाब से करेंगे तो हम लोगों को ये 3 नंबर्स मिल तो जाएंगे आंसर के रूप में, लेकिन ये मैथ के फॉर्म में, मैथ के तरह से या मैथ के रूप में ये जो प्रश्न है आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए 290 आपका 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 296 आपका 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 6 का टेबल हम लोग 4 टाइम पढ़ेंगे, 24 आएगा और 29 में से 4 जाएगा 24 तो 5 बचेगा, 5 और 6 56 हो जाएगा। 6 के टेबल में 56 नहीं आता, 9 बार ले जाएंगे 54, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए 302, ये भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे 30 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 2 बच जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पर भी देखिए 2 रिमाइंडर बच गया और यहाँ पर देखिए हम लोगों का रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो
यह क्वेश्चन जो है मैथमेटिकली रूप में, गणितीय रूप में सही नहीं है। तो अगर आपको अपने बुक में जैसा दिया हुआ है उसी तरीके से आपको लगाना है तो आप यही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यही आंसर आपको मिलेगा 290, 296 और 302। लेकिन ये क्वेश्चन सही नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कहें कि 36 का मल्टीपल है तो 36 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। देखिए 5 आ गया, रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे मान लीजिए आप कहें कि 66 से 6 का मल्टीपल है तो 66 देखिए 6 से डिवाइड हो रहा है, 11 आपको मिल गया। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइड करने पर हम लोगों को होल नंबर नहीं मिल रहा है, हम लोगों को कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है। जो कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है तो उससे डिवाइड करने पर हम लोगों को रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो आप अगर इस क्वेश्चन में सुधार करना चाहते हैं, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आप अपने बच्चों को इस प्रश्न को सही तरीके से समझाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 तरीके से सही कर सकते हैं। पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 888 है तो आप इसको 666 कर लीजिए। अगर आप इसको 666 करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 666, फाइंड दिस मल्टीपल। तब यहाँ पर देखिए, तब अगर 6 मान लेते हैं, 3 8 की जगह, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मान लेते हैं फिर से वही, तो मान लेंगे हम लोग एक 6x है और दूसरा 6x+1 हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट में x+2 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये पूरा ऐड हो जाएगा। तो ये क्या होगा 18x और प्लस 18 इक्वल 666 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 18x, ये उधर जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ पर देखिए 666 माइनस 18 होगा। 16 में से 8 आप माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। यहाँ पर आपने कैरी दिया था तो ये 5 हो गया, 5 में से 1 गया, 4 हो गया और 6। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर तो उसके बाद अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप x इक्वल्स लिख सकते हैं 648 डिवाइडेड बाई 18। तो इसको हम लोग 9 से कैंसिल कर लेते हैं। 9 का टेबल 2 टाइम, 9 का टेबल हम लोग यहाँ पर 7 टाइम पढ़ेंगे तो 63 हो जाएगा। 64 में से 63 जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 8 मिलके 18। 9 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 36 टाइम। तो x 36 आ गया, x 36 आ गया हम लोगों का। तो हम लोग 6x निकाल लेते हैं। तो 6x क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का 216 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 36 करेंगे अर्थात 6 का क्यूब हो रहा है तो 216 हो गया। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद हम लोग दूसरा निकालेंगे 6x+1 निकालेंगे। तो 6x+1 क्या हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई 36 में 1 ऐड करेंगे 37 हो जाएगा। और तीसरा निकालेंगे तो 6x+2 हो जाएगा। 36 में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 38 आप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, आप 42 का 2 मिलेगा, कैरी 4। 6 का टेबल 3 टाइम 18, 18 और 4 22 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 6, इसमें 6 ऐड हुआ तो फिर से 6 ऐड होगा तो 228, 222 में 6 ऐड करेंगे तो 228 हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 6 का 8 टाइम 48, 48 का 8 कैरी 4 और 3 टाइम 18, 18 और 4 22। तो यहाँ पर देखिए अब ये तीनों नंबर हम लोगों को मिल गए, 6 के 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जिनका कि सम 666 है। अब देखिए ये तीनों 6 से डिवाइड होंगे। जैसे देखिए 216 को आप 6 से डिवाइड करिए तो 6 का टेबल आप देखिए
3 टाइम पढ़ेंगे 18 आएगा, 3 बचेगा, 3 और 6 36 हो जाएगा। 6 का टेबल 6 टाइम देखिए पूरा तरीके से डिवाइड हो गया, केवल 6 यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। उसके बाद 222 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 का टेबल हम लोग 3 टाइम पढ़ेंगे 18 होगा। उसके बाद 4 बचेगा, 4 और 2 42। 6 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 42 देखिए पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 228 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 का टेबल 3 टाइम 18, 4 बचा और 8 आ गया तो 48 हो गया। 6 का टेबल 8 टाइम देखिए पढ़ेंगे तो 48 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। तो अगर कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या का मल्टीपल है तो जो मल्टीपल है उसमें अगर हम लोग जिस संख्या का वो मल्टीपल है उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तीनों में हम लोगों का रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न में एक तरीके से ऐसे सुधार कर सकते हैं कि 888 की जगह 666 कर लीजिए, या तो आप अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। दूसरे तरीके से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 888 जो है वो 888 ही रहने दीजिए, सॉरी। यहाँ पर जो 6 है इसको आप 8 कर लीजिए। अगर आप 6 को 8 करेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, अगर आप 888 को 6 करते हैं तो भी आपका कोई ना कोई सही आंसर मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगर आप 6 को 8 करते हैं तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 8x 7x 3 बार होगा तो क्या होगा 24x, और 8 मतलब 8 और 16 ऐड होगा तो 24 हो जाएगा और इक्वल्स हो जाएगा 888। फिर क्या होगा 24x इक्वल्स हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो आप इसमें माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। देखिए 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 8 64 मिल जाएगा आपको। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर मतलब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 8 से ही, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 108 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का 36। तो x हम लोगों का 36 मिल गया। तो पहला जो मल्टीपल होगा वह 6x होगा, अर्थात 6 मल्टीप्लाई 36 होगा तो 216 हो जाएगा। दूसरा जो मल्टीप्लाई होगा वह होगा 6 मल्टीप्लाई हम लोगों का 37, क्योंकि x + 1 है, x 36 आ गया तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 36 करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 6 को 8 बना लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने लिख दिया कि 6 है, तो यहाँ पर आप 8 मल्टीप्लाई 36 कर लीजिएगा। 8 मल्टीप्लाई तो यहाँ पर x 36 आ गया। तो फिर हम लोगों ने 8x और 8x + 1 और 8x + 2 माना है, तो 8x क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो 288 हम लोगों को मिल जाएगा। उसी तरह से 8 ब्रैकेट में x + 1 करेंगे मतलब 8 मल्टीप्लाई 37, क्योंकि x 36 है, 36 में 1 ऐड करेंगे 37, और 8 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे तो हम लोगों को 296 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार 8x + 2 हम लोगों को मिल जाएगा। 296 में हम लोग 8 ऐड करेंगे तो हम लोगों को 304 मिल जाएगा। तो अगर आप 6 की जगह 8 करें तो आपको ये 3 नंबर्स मिलेंगे आंसर में। अगर आप यहाँ पर मतलब 888 रहने दे 6 रहने देते हैं तो 888 को आपको बदलना होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में जो मतलब गलतियाँ थी उसको सुधारने के 2 तरीकों को आपको समझा दिया। आप अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह से समझा सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 6 में हम लोगों से कह रहा है फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 48। तो कह रहा है कि 3 लगातार या क्रमागत संख्याएं हैं जिनका कि सम ऐड या योग या धन भी आप कह सकते हैं वह है 48 के बराबर। तो आपको कह रहा है कि वो तीनों क्रमागत या एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्या होंगी आपको बताना है। तो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और उसके बाद हम लोग मान लेते हैं लेट द 3 consecutive numbers इक्वल्स x, और फिर उसमें +1 करेंगे और फिर उसी में +2 करेंगे। तो उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर हम लोग लिखेंगे हैंस
एक्स प्लस ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, तीनों का सम क्या है 48 के बराबर है। तो 16 17 18 हम लोगों का आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए 48 है, 16 17 18 को आप ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्स लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स प्लस 1 होगा, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स प्लस 2 होगा और इधर 48 आ जाएगा। तो इधर देखिए 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स हो गया, तो 3 एक्स हो गया और प्लस 1 और 2 3 हो गया इक्वल्स 48 हो गया। तो यहाँ पर उसके बाद क्या हो गया 3x इक्वल्स 48 माइनस 3, तो 45 हो गया। सॉरी 16 17 18 नहीं, 15 16 17 को लेंगे तो 3x इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पर 45। तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेते हैं तो इधर केवल x होगा, 3 से डिवाइड करें तो इधर 15 हो जाएगा। तो x इक्वल्स 15 आ गया। तो x 15 आ गया तो x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 अर्थात 15 प्लस 1 इक्वल 16 हो जाएगा। तो एंड x प्लस 2 क्या होगा, x प्लस 2 होगा, x 15 है तो उसमें 2 ऐड करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा लीजिएगा तो 17। तो हम लोग आंसर लिख लेंगे हेंस द 3 consecutive numbers are 15 16 17। ये हम लोगों का आंसर हो गया। 15 16 17 को ऐड करेंगे तो 48 आएगा। देखिए 6 7 13 13 5 18 का 88 लगाए 1 2 3 और 1 कैरी है, साफ 48 हो गया। तो 15 16 17 को हम लोग ऐड करते हैं तो 18 आ जाता है। तो ये 3 क्रमागत या 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका कि सम 48 है ऐड करने पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन 7 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। क्वेश्चन 7 हम लोगों से कह रहा है कि 3 numbers are in the ratio 3:4:5 if the sum of the greatest and the smallest numbers exceeds the third number by 64 find the numbers। बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं जो कि अनुपात में है, रेशियो में है, और कितने के अनुपात में है 3:4:5। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं 3/4/5 या 3:4:5 के संबंध में है। तो कह रहा है कि उसके बाद क्या कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उन दोनों को अगर हम लोग सम ऐड करते हैं तो वो ऐड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा होता है, तीसरी जो संख्या होती है उससे 64 ज़्यादा हो जाता है। तो आपको कह रहा है कि वो तीनों संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं लेट द three numbers are, मान लेते हैं 3x 4x 5x। यहाँ पर देखिए रेशियो में जितना दिया रहता है उसी के साथ हम लोग x लगा लेते हैं। तो पहले यहाँ 3 नंबर है तो पहले को 3 मान लेते हैं, 3x, दूसरे को 4x, तीसरे को 5x। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो इतना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेस्पेक्टिवली कर देंगे, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि के अनुसार या क्रमानुसार, एक के बाद एक, या इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न में बोला है तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या आप हैंस भी लिख सकते हैं या साइन भी बना सकते हैं उसका। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का ऐड। तो सबसे बड़ी तो 5 है, क्योंकि देखिए तीनों में x है, और फिर उसके बाद मतलब तीनों अगर x है तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, सबसे छोटी तो 3x हो जाएगी, उससे बड़ी 4x होगी, उससे बड़ी 5x, क्योंकि 5 सबसे बड़ा नंबर है, और उसके बाद 4 है और उससे भी छोटा 3 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 5x हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या
यहाँ पर 3x हो जाएगी। कह रहा है कि जब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को जोड़ते हैं तो जो एक संख्या जो बची रह जाती है, अर्थात जो बची है वो 4x है, उससे इन दोनों का जो सम है वह 64 ज़्यादा हो जाता है। अब 4x से ये 64 ज़्यादा है, तो ये 64 जितना ज़्यादा है उतना ही हम लोग दूसरे वाले को दे देते हैं जो कम है, तो बीच में इक्वल आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, आपके फ्रेंड के पास 15 रुपये हैं, तो वो कह रहा है कि आपका फ्रेंड कह रहा है कि मैं आपसे 5 रुपये ज़्यादा हूँ, तो उसके पास 15 है, आपके पास 10, तो आप उसका 5 रुपये जितना ज़्यादा है उतना ही अगर अपने में ऐड कर लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे आपका फ्रेंड आपसे 5 रुपये ज़्यादा है, तो आपके उसके पास 15 है, आपके पास 10, तो आप अपने में वो जितना ज़्यादा उतना ऐड करेंगे तो दोनों देखिए 15-15 हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह है कि ये दोनों देखिए 64 ज़्यादा है ऐड करने पे, तो इस 4x से ज़्यादा है, तो इसलिए 4x में हम लोगों ने 64 ऐड कर दिया। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा और इक्वल्स 4x और प्लस 64। फिर हम लोग x को एक साइड कर लेते हैं, x वाले टर्म्स को, तो 4x इधर आ गया तो माइनस हो गया, उधर प्लस में था, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, दोनों के साथ x है तो x और 64। फिर यहाँ पर देखिए 4 का टेबल हम लोग 1 टाइम पढ़ेंगे 4, तो इधर केवल x होगा, इधर हम लोग 4 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम 4 2 बचेगा, 24 होगा, 4 का टेबल 6 टाइम 24, तो x इक्वल्स हम लोगों का आ गया x इक्वल्स 16। तो x 16 आ गया, तो हम लोग लिखेंगे हेंस फर्स्ट नंबर आप लिख सकते हैं, हेंस फर्स्ट नंबर इक्वल हो जाएगा 3x माना गया है, तो 3 × 16 तो 48 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग उसके बाद एंड सेकेंड नंबर को हम लोगों ने 4x माना है, तो 4 × 16 तो 64 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंड थर्ड नंबर इक्वल, तो 5x है, 5x है, तो 5 × 16 तो 80 हो जाएगा। तो देखिए तीनों संख्या हम लोगों को मिल गई, 3x की वैल्यू 48 है, 4x की वैल्यू 64 है, 5x की वैल्यू 80, और क्वेश्चन में देखिए यही है, तो 3 4 5 के रेशियो में है और हम लोगों ने माना भी है 3x 4x 5x। अब देखिए आपका जो आंसर मिला है आप उसको अगर रेशियो में लगाते हैं तो आपको 3 4 5 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको 48 मिला तो 48 लगाइए, फिर आपको 64 मिला 64 लगाइए, फिर 80। अब इसको हम लोग 16 से अगर डिवाइड कर दें तो 16 का टेबल 3 टाइम, 16 का टेबल 4 टाइम, 16 का टेबल 5 टाइम, तो देखिए 3 4 5 में तीनों संख्या मिल गई रेशियो में, तो हम लोगों का आंसर हो गया। तो बस आप यहीं पे निकाल के आंसर लिख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 8 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 7 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। क्वेश्चन 8 में हम लोगों से कह रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ सुमन एंड खुशी आर इन रेशियो ऑफ 3:4। 5 years from now the ratio of their ages will be 4:5। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु जो सुमन और खुशी की है वह 3 संबंध साल के अनुपात में है। उनके जो एज है उनकी एज के बीच में जो रेशियो वह 3:4 के बीच में है। तो आपसे कह रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी मान लीजिए अभी जो समय चल रहा उससे 5 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो कह रहा है 5 years फ्रॉम नाउ द रेशियो, 5 साल के बाद उनकी जो आयु होगी उनकी आयु में जो अनुपात होगा वो 4:5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उनकी फाइंड दियर प्रेजेंट एजेड, मतलब उनकी जो वर्तमान जो अभी उनकी उम्र है वो उम्र आप बताइए। तो इसको हम लोग करते हैं, सबसे पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुमन एंड खुशी आर, यहाँ पर देखिए रेशियो में 3:4 है तो हम लोग 3x 4x मान लेते हैं। आर 3x ईयर्स एंड ईयर्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं एंड 4x ईयर्स
रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर रेस्पेक्टिवली हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सुमन है सब पहले सुमन आई है और यहाँ पर नंबर में पहले 3x आया है, तो मतलब 3x सुमन का हो गया। उसके बाद में खुशी आई, बाद में 4x आया, तो 4x खुशी के लिए रेस्पेक्टिवली से ये सही से पता चल जाता है। तो उसके बाद कह रहा है कि 5 साल के बाद, मतलब तो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद। तो पहले हम लोग सुमन की एज निकालेंगे, एज ऑफ सुमन। 5 साल के बाद सुमन की एज क्या हो जाएगी, तो देखिए अभी प्रेजेंट में अभी सुमन की एज 3x है, तो 5 साल के बाद 3x + 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x + 5 ब्रैकेट में और ईयर्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी कोई 10 साल की कोई एक गर्ल है, 5 साल के बाद वह कितनी होगी, 10 + 5 अर्थात 15 की होगी। तो उसी तरह अभी सुमन 3x की है, तो 5 साल के बाद 3x + 5 हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंड एज ऑफ खुशी। 5 साल के बाद खुशी की एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर खुशी की एज देखिए 4x है, तो 5 साल के बाद 4x + 5 हो जाएगी, तो 4x + 5। तो उसके बाद क्या कह रहा है, 5 साल के बाद उनका जो एज होगा उसका जो रेशियो होगा वो 4:5 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या हैंस है इसलिए भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने सिंबल यहाँ पे बना लिया है। तो जो सुमन है 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो गई 3x और +5, और जो खुशी है उसकी एज कितनी हो गई 4x + 5। इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5। तो यह रेशियो अर्थात डिवाइड दिया हुआ है, तो 4:5, तो ऐसे हो जाएगा, हम लोग लिख लेंगे। तो उसके बाद अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में करेंगे, पूरे ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, लगा लीजिए, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 का 3x में करेंगे, या आप लिख ही लीजिए 5 × 3x और ब्रैकेट में 5 और इक्वल्स हो जाएगा 4 × 4x + 5। तो उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 का 3 में करेंगे 15 और x हो जाएगा, 5 का 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, 4 का 4 में करेंगे 16x हो जाएगा, 4 का 5 में करेंगे 20 हो जाएगा। फिर x वाले टर्म्स को एक साइड करते हैं, तो 15x, 16 इधर आएगा तो -16x हो जाएगा, तो उधर 20 बचा रहेगा, 25 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -25। फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 16 में से 15 गया 1 बचा, और दोनों के साथ x है तो हो जाएगा, और बड़ा 16 है उसका निशान माइनस है, तो -x मतलब -1x आएगा, 1 को दिखाया नहीं जाता, तो -x हो गया। उसी तरह यहाँ पर -5 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x = 5 आ गया, x 5 आ गया हम लोगों का। तो हम लोगों ने प्रेजेंट एज कितनी मानी है, प्रेजेंट एज सुमन की 3x है और खुशी की 4x। तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सुमन इक्वल्स 3x माना गया है, तो 3x माना गया है, तो 3 × 5, तो 15 ईयर्स सुमन मतलब 15 ईयर्स की है। यहाँ पर देखिए 3x माना गया है और 4x, तो सुमन कितने वर्ष की है, सुमन जो गर्ल है वह 15 ईयर्स की है। अब उसके बाद हम लोग खुशी की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ खुशी कितनी है 4x माना गया है, तो 4 × 15, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू 5 आई हुई है 15 नहीं, तो यहाँ पर 4 × 5 तो 20 हो गया। तो जो खुशी है वह सुमन से 5 वर्ष ज़्यादा है, और जो सुमन है वह खुशी से 5 वर्ष छोटी है, तो सुमन 15 वर्ष की है और खुशी 20 वर्ष की है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन 9 यहाँ पर हम लोगों के सामने है। नरेश इज 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। आफ्टर 10 years ही विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। कह रहा है कि नरेश कोई एक बॉय है, वह 4 times है अर्थात 4 गुना बड़ा है। ओल्ड मतलब बड़ा है। किससे बड़ा है? अपने भाई से। तो मतलब नरेश बड़ा भाई है और उसका जो इस वाले भाई की बात हो रही है मतलब वह छोटा है, क्योंकि नरेश उससे बड़ा है 4 गुना। तो जाहिर सी बात है ये वाला भाई छोटा होगा नरेश से। तो नरेश अपने किसी दूसरे भाई से 4 गुना बड़ा है। ओल्ड मतलब बड़ा है। कह रहा है कि 10 साल के बाद क्या होता है, जो नरेश है वह अपने भाई के उम्र का दोगुना हो जाता है। अगर मान लीजिए 10 साल के बाद उसका भाई, मान लीजिए 10 साल के बाद उसका भाई 20 साल का है, तो नरेश क्या होगा? नरेश उसका दोगुना, नरेश 40 साल का हो गया होगा 10 साल के बाद। तो यही बताया जा रहा है। तो आपको कह रहा है कि तब उन दोनों की अभी प्रेजेंट एज बताइए कि अभी वो लोग कितने साल के हैं। तो बहुत ईजी है, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नरेश यंगर ब्रदर। मतलब नरेश बड़ा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नरेश यंगर ब्रदर, क्योंकि उसका दूसरा भाई छोटा है तभी तो नरेश बड़ा है। मान लेते हैं कितने साल का है? वह x ईयर का है अभी वर्तमान में, मतलब अभी वह x वर्ष का है नरेश का छोटा भाई। तो नरेश उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर बताया जा रहा है 4 times अपने भाई के। तो हम उसके भाई का कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज? 4x हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे हेंस एज ऑफ, यहाँ पर प्रेजेंट एज कर लीजिएगा, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नरेश इक्वल्स हो जाएगा अपने भाई का 4 गुना है 4x ईयर्स हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 10 years के बाद, तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर 10 years। 10 years के बाद क्या हो जाएगा? तो हम लोग पहले एज ऑफ ब्रदर ऑफ नरेश के भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आप यंगर भी लिख सकते हैं ब्रदर के पहले। एज ऑफ ब्रदर ऑफ नरेश कितना हो जाएगा? 10 साल के बाद वो x + 10 ईयर्स का हो जाएगा उसका भाई। जब अभी वो x साल का है तो 10 साल के बाद x + 10 हो जाएगा, और उसका भाई अभी साल x है तो 10 साल के बाद साल x + 10 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंड एज ऑफ नरेश, तो क्या हो जाएगा? 4x + 10 और ईयर्स हो जाएगा। ये 10 साल के बाद दोनों की उम्र हो जाएगी। तो कह रहा है क्या कह रहा है? 10 साल के बाद दोनों की जो आयु होगी वो, जो उसका भाई होगा वो अपने छोटे वाले भाई से दुगुना बड़ा होगा। तो बस इसी जो एज मिला इसी में हम लोगों को रिलेशन दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर सकते हैं आप, या हेंस का साइन बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले नरेश के भाई की उम्र लिख लेते हैं। नरेश के भाई की उम्र देखिए 10 साल के बाद x + 10 वर्ष है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो x + 10 और बीच में बराबर कर लेते हैं, और उसके भाई की उम्र कितनी है? 4x + 10 हो जाएगी। अब आपसे क्या कह रहा है? जो नरेश है मतलब ये अपने भाई से 10 साल के बाद दुगुना हो जाता है, मतलब ये दुगुना हो रहा है, मतलब ये 2 गुना कम है, तो ये कम है तो इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का इतना इक्वेशन बन गया। तो अब हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये क्या होगा? 4x + 10 होगा। अब हम लोग इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो x वाले टर्म्स को एक साइड करते हैं, 2x, 4x को इधर लाएंगे तो -4x, और उधर 10 और 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2x हो जाएगा, और इधर -10, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। तो हम लोगों के पास क्या बचेगा? हम लोगों के पास बचेगा 2x = 10। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, x = 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर x 5 आ गया। अब x 5 आ गया तो यहाँ पर देखिए, तो x 5 है
तो 5 क्या है, 5 नरेश का जो छोटा भाई है उसका उम्र है यक्स, क्योंकि यक्स जो है वह 5 आ गया। तो नरेश के छोटे भाई की उम्र 5 वर्ष है और नरेश की उम्र क्या है 5 × 4 कर देंगे मतलब 20 साल। तो अब हम लोग यही लिख लेंगे क्योंकि यक्स मिल गया, तो हम लोग यही लिख लेते हैं। हेंस द प्रेजेंट एजेस ऑफ नरेश एंड हिज ब्रदर आर, यहाँ पर यंगर ब्रदर भी आप कर सकते हैं, मतलब यंगर लिख के आर। तो यक्स 4x, तो इसी को इक्वल कर लेंगे, तो 5 और कॉमा देकर लिख लेंगे 4 × 5। तो इसी को इक्वल कर लेंगे आप 5 years, 20 years। तो यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया। यहाँ पर थोड़ा मतलब सही बना के लिख लीजिएगा, मैंने बराबर करके लिख लिया है। तो आपका आंसर आएगा, नरेश का जो भाई होगा वो 5 वर्ष का होगा और नरेश 20 वर्ष का होगा, यही आपका आंसर आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन 10 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 10 में हम लोगों से कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 8:7 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स द रेशियो चेंजेस टू 7:8। फाइंड द नंबर। कह रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं, दोनों का जो रेशियो है वह 8:7 है। कह रहा है कि अगर दोनों में से घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में से 2 घटा दिया जाए तो उनका रेशियो बदल जाता है, वह 7:8 हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि नंबर्स बताइए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड को क्लीन करके। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेट द टू नंबर्स आर 8x, यहाँ पर 8 को सही से बना लीजिए, आर 8x 7x रेस्पेक्टिवली। तो उसके बाद क्या कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 8x में से कह रहा है 2 घटाया गया है और 7x में से 2 घटाया गया है। तो कह रहा है जब वो दोनों जो नंबर्स थे वह क्या थे, वह 8:7 के रेशियो में थे। जब 2 घटा दिया जाता है तो उनका जो रेशियो है वह उल्टा हो जाता है, 7:8 हो जाता है। तो मान लेते हैं संख्या यहाँ पर मान लेते हैं संख्या 8x और 7x है। जब उनमें से 2 घटाते हैं तो 8x - 2 हो जाएगा और 7x - 2, क्योंकि उनकी रेशियो दिया हुआ है 2 घटाने पर 7:8 तो डिवाइड हो गया मतलब। तो अब हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप 8 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे यहाँ पर और 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8x - 2 इक्वल 7 × 7x - 2। तो अब हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। तो 64x - 16 इक्वल 49x और -14। उसके बाद यहाँ पर हम लोग x को एक साइड करते हैं, x वाले टर्म्स को, 64x - 49x और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको एक साइड। तो 16 उधर जाएगा प्लस में, -14 है। तो 64 में से 49 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, तो 15x हो गया। और इधर क्या हो गया, इधर आपका 16 में से 14 गया 2। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, 14 में से 9 जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा ये 5 में से 4 गया 1, तो 15x = 2 हो गया। तो हम लोगों का आ जाएगा x = 2/15। x 2/15 आ गया हम लोगों का। तो हम लोगों का जो नंबर है वह 8x है और 7x है। तो हम लोग 8x और 7x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हेंस 8x की वैल्यू निकालते हैं। तो 8 × 2/15 इक्वल 16/15, 16/15 हो जाएगा। और एंड हम लोग कर लेंगे एंड 7x को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 × 2/15, 2/15 मतलब जो हो जाएगा 14/15। तो पहला जो नंबर है
वह 16/15 हो जाएगा और दूसरा जो नंबर है वो 14/15 हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 11 में हम लोगों से कह रहा है अ स्टीमर ट्रेवल्स 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम रिवर इफ द स्पीड of the river is 4 km per hour, find the speed of the steamer in the still water। आपसे कह रहा है कि कोई एक स्टीमर है। स्टीमर अर्थात एक वाहन होता है जो कि मोटर से चलता है, जो कि नदियों में प्रयोग किया जाता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो कह रहा है कि स्टीमर एक स्टीमर है जो कि 30 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम, अर्थात नदी की धारा के विपरीत जब वह चलता है तो वह 30 किलोमीटर चलता है। सेम ड्यूरेशन मतलब ऑफ टाइम, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम अर्थात उतने ही समय में वह जब नदी के विपरीत वह स्टीमर चलता है तो केवल 30 किलोमीटर चलता है। और आपसे आगे कह रहा है कि वह जब नदी के ढाला के साथ चलता है, अर्थात नदी की ढाला जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में जब वो स्टीमर लेके चलता है तो जितने समय में वह 60 किलोमीटर चल पाता है, अर्थात स्टीमर से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और वह व्यक्ति जब नदी की धारा के विपरीत उसी स्टीमर से मतलब ट्रेवल करता है तो वह केवल 30 किलोमीटर जा पाता है। तो देखिए मतलब नदी की धारा के विपरीत जब चलता है तो आधा दूरी तय करता है, और नदी की धारा के साथ जब वह चलता है तो उसका मतलब दुगुना दूरी तय करता है। मतलब रेशियो में मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन में 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर दिया हुआ है, और मतलब 60 किलोमीटर जितने समय में तय करता है नदी की ढाला के साथ, उतना ही समय में वह नदी की ढाला के विपरीत केवल 30 किलोमीटर तय कर पाता है। मतलब 1:2 का रेशियो है। तो आपसे कह रहा है आगे इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, कि नदी की जो ढाला है उसके बहने की जो गति है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन द स्टिल वाटर। तो आपसे कह रहा है कि जो स्टीमर है उसकी नदी की जो स्टीमर है उसकी आपको स्पीड बतानी है नदी में, और जबकि नदी का पानी मतलब क्या हो, नदी का पानी एकदम, कह रहा है कि नदी जो है एकदम शांत हो, उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो स्टीमर है, जो वाहन है, उसका आपको स्पीड बताना है, उसकी चाल बतानी है। स्पीड को हिंदी में लोग चाल कहते हैं। तो बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ वाटर, लेट द स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम, जो नदी है उसके पानी का जो नदी है उसकी ढाला का हम लोग स्पीड मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है एंड स्पीड ऑफ स्टीमर आपको दिया हुआ है। स्पीड ऑफ स्टीमर इक्वल 4 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ स्टीमर क्या है, यहाँ पर इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी रिवर की स्पीड दी हुई है, तो यहाँ पर मैंने उल्टा मान लिया। तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर अर्थात जब पानी बह ना रहा हो, उसमें धारा ना बह रही हो, मतलब एकदम शांत हो। लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन द स्टिल वाटर इक्वल्स, हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग km से डिनोट करते हैं, आवर को SR से। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एंड स्पीड ऑफ द यहाँ पर देखिए
इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ द रिवर दिया हुआ है एंड स्पीड ऑफ द रिवर इक्वल्स 4 किलोमीटर पर आवर। रिवर की जगह आप वाटर स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, तो नदी यहाँ पर दिया हुआ है तो नदी लिख लीजिए। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे इन्हीं दोनों से हेल्प से हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं हेंस स्पीड ऑफ स्टीमर, स्पीड ऑफ स्टीमर ड्यूरिंग अप स्ट्रीम अर्थात जब नदी की धारा के विपरीत जब स्टीमर चलाएंगे तो क्या होगा, नदी की धारा दूसरी तरफ बह रही होगी और जो स्टीमर है वह दूसरी तरफ जा रहा होगा, अर्थात दोनों की जो स्पीड होगी वो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी। तो क्योंकि स्टीमर की स्पीड ज़्यादा होगी तो इसलिए स्टीमर की स्पीड में से नदी की स्पीड को हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि स्टीमर जो है नदी की स्पीड को मतलब ओवरटेक करते हुए उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इससे पता चलता है स्टीमर की स्पीड ज़्यादा है। तो अप स्ट्रीम में स्टीमर की स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टीमर की स्पीड जो मानी गई है वो, और उसमें से हम लोग नदी की स्पीड को माइनस कर देंगे, मतलब x - 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी यहाँ पर। एंड हम लोग आगे लिख लेंगे एंड स्पीड ऑफ स्टीमर ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम हम लोग लिख लेंगे, डाउन स्ट्रीम अर्थात नदी की धारा की दिशा में। तो नदी की धारा की दिशा में जब बहेगा तो उसमें स्टीमर की भी स्पीड होगी और धारा की भी स्पीड होगी, अर्थात दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों स्पीडें, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। तो नदी की स्पीड यहाँ पर 4 है और धारा की स्पीड स्टीमर की स्पीड x है, नदी की धारा की स्पीड 4 है और स्टीमर की स्पीड को हम लोगों ने x माना है, तो 4 + x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आप x + 4 भी कर सकते हैं, 4 + x की जगह, कोई बात नहीं। तो आगे आपसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या आप हेंस का साइन लगा के भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में जो समय लगता है वो सेम होता है। तो अप स्ट्रीम में वो केवल 30 किलोमीटर चल पाता है, डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर चल पाता है। तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 30 और डिवाइडेड बाई, जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है तब वो 30 किलोमीटर चल पाता है, अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी, तो यक्स स्टीमर की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड x - 4 हो जाएगी, इक्वल्स हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में 60 और डिवाइडेड बाई मतलब स्टीमर की स्पीड और रिवर की स्पीड x + 4 हो जाएगी। यहाँ पर अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इसको, क्योंकि को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, सिंस स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फार्मूला आपको पता है। तो दोनों का टाइम सेम है तो हम लोग टाइम निकाल देते हैं, तो टाइम इक्वल्स क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये नीचे मैंने यहाँ पर v लिखा था, तो ये आप यहाँ पर साइड में ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, सिंस v इक्वल्स d/t, v यहाँ पे स्पीड है, d डिस्टेंस है, t टाइम है, तो हम लोग टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल्स हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दोनों में टाइम सेम है, तो t1 इक्वल्स t2 मान लेते हैं, जब वो डाउन स्ट्रीम चल रहा है तो मान लेते हैं तब समय लगता है t1, और जब वो अप स्ट्रीम चल रहा है तब मान लेते हैं समय लगता है t2, तो दोनों समय सेम है, क्वेश्चन में यही बोला गया है। तो सेम है, जब t1 t2 होगा सेम, तो d/v का जो रेशियो होगा वह भी सेम होगा, मान लीजिए d1 और अपॉन v1 इक्वल्स d2/v2 हो जाएगा, क्योंकि t1 इक्वल्स t2 हो गया है क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, x + 4 हो जाएगी, अर्थात नदी की भी स्पीड जुड़ जाएगी स्टीमर में। और अप स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम में स्टीमर की स्पीड क्या होगी, स्टीमर की स्पीड में से हम लोग नदी की स्पीड को घटा देंगे, यहाँ पर यही बोला जा रहा है। देखिए कि 30 किलोमीटर चलता है वह अप स्ट्रीम के दौरान और 60 किलोमीटर चलता है वह डाउन स्ट्रीम के दौरान, तो उसको क्या लगता है, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अर्थात समय सेम लगता है, t1 इक्वल्स t2 हो जाता है, तो t1 इक्वल्स t2 होगा
तो d1/v1 इक्वल्स d2/v2 हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने t1 इक्वल्स t2 किया, दोनों का समय सेम है, तो t1 आप इस फॉर्मूले से यहाँ पर जो मैंने लिखा है इससे निकालेंगे, तो t1 क्या होगा, d1/v1 हो जाएगा, और d2 क्या होगा, d2/v2। यहाँ पर d2 जो है डिस्टेंस है और v1 जो है स्पीड है। तो यहाँ पर जो है d1 मान लीजिए अगर डाउन स्ट्रीम को मान लें तो डाउन स्ट्रीम 30 हो गया, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, मतलब दोनों का स्पीड ऐड होगा। और d2 को आप मान लीजिए 60 मान लें, तो मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी, x-4 होगी। तो यहाँ पर देखिए यही जो इक्वेशन है यही मैंने यहाँ पर आपको लिख के समझाया हुआ है 60। यहाँ पर सॉरी ये जो 60 है जब वो डाउन स्ट्रीम में रहेगा तभी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, तो x+4 होगा, और यहाँ पर जब अप स्ट्रीम होगा तो वो कम दूरी रहेगा, तो x-4 यहाँ पर। तो यही मैंने आपको यहाँ पर मतलब समझाया है ऊपर, यहाँ पर जो ये इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है यही। तो अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग आंसर को प्राप्त कर लेते हैं, उसके पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा t1 t2 v1 v2 d1 d2 क्या है। तो इसके बाद हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 30 थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। जैसे देखिए 30 का टेबल 1 टाइम 30 का टेबल 2 टाइम 60, तो 1/x/4 हो गया, 1/x-4 हो गया इक्वल्स 2/x+4 हो गया। तो अब हम लोग इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 में x+4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई x-4 में करेंगे तो 2x-8 हो जाएगा। मैंने कर दिया है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2x को इधर लाते हैं, -2x होगा, 4 को इधर ले जाएंगे तो -8 और -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x में से 1x घटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 अंडरस्टूड होता है, तो मतलब 1x आ जाएगा, तो मतलब -x होगा। 1 शो नहीं करते तो -x आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है तो उसका साइन माइनस है, -2x तो -x आ गया। और यहाँ पर -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स 12, तो x 12 आ गया। तो x जो है वह हम लोगों ने क्या मानी है, स्पीड ऑफ द स्टीमर इन द स्टिल वाटर। तो आ गया हम लोगों का आंसर। तो हम लोग लिखेंगे, बस आप लिख देंगे, हेंस द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन द स्टिल वाटर इक्वल्स x इक्वल्स 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखिए x 12 आ गया। अगर आपसे पूछे कि स्टीमर की स्पीड बताइए नदी की स्पीड के साथ, तो मतलब x+4 हो जाएगा, क्योंकि नदी की स्पीड 4 है तो 16 हो जाएगी, अगर 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि स्टीमर की स्पीड बताइए जब वह अप स्ट्रीम जा रहा है, तो स्टीमर की स्पीड में से नदी की स्पीड घटा देंगे, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 12 को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 12 में हम लोगों से बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 52 मीटर इफ इट विथ इज 2 मीटर मोर देन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल को हिंदी में हम लोग आयत कहते हैं, पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहते हैं। अर्थात कोई भी आकृति जितनी भी भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसको जब हम लोग योग निकाल देते हैं तो वही उसका परिमाप पेरीमीटर होता है। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका कि पेरीमीटर 52 मीटर है। तो कह रहा है कि अगर उसकी चौड़ाई विड्थ अर्थात चौड़ाई 2 मीटर मोर देन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लंबाई के 1/3 से 2 मीटर ज़्यादा हो। तो आपसे पूछ रहा है कि वो जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ब्रेथ क्या होगी। डायमेंशन को हिंदी में हम लोग भुजाएं कहते हैं या विमाएं कहते हैं, अर्थात उसकी लेंथ ब्रेथ। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, और मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है ABCD। तो ABCD मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, और लेंथ को मान लेते हैं हम लोग x, या L भी मान सकते हैं आप। तो x ही मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। तो
यहाँ पर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक x मीटर है, तो हम लोग यही लिख लेते हैं, लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, और एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स x मान लेते हैं, x मीटर, आप मीटर लिख सकते हैं या केवल हम बना सकते हैं। तो x मीटर हो गया, तो विड्थ क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे हेंस विड्थ इक्वल्स हो जाएगा, जो लेंथ है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, देन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, विड्थ है 2 मीटर मोर देन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो यहाँ पर जो लेंथ है इसका 1/3 निकालेंगे, 1/3 अर्थात जो लेंथ है उसी में आपको 1/3 का मल्टीप्लाई कर देना है। 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 3 का डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, तो x/3। और विड्थ क्या है, लेंथ में जब हम लोग 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ उससे 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर x/3 और +2 ये हो गया हम लोगों का विड्थ, और मीटर हो गया। तो लेंथ हम लोगों को मिल गया x मीटर, विड्थ मिल गया हम लोगों को x के फॉर्म में यहाँ पर x/3 + 2 मीटर। तो उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पेरीमीटर है वह 52 मीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हेंस पेरीमीटर इक्वल्स होता है 2 और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला तो आप सभी को पता होगा। तो पेरीमीटर की जगह हम लोग 52 लिखेंगे और 2, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, और लेंथ को हम लोगों ने x माना हुआ है और ब्रेथ को यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है x/3 + 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ को x मान लिया गया है और ब्रेथ यहाँ पर x/3 + 2 आ गया, तो लेंथ की जगह x और ब्रेथ की जगह x/3 + 2। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोगों को आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 26 टाइम 52 होगा, तो 26 इक्वल्स यहाँ पर क्या होगा x और प्लस x/3 + 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा, तो ये इसमें आएगा तो 3x और ये एक x है तो 4x और डिवाइडेड बाई 3 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई 3। जब आप एलसीएम लेके करेंगे तो आपका यहाँ पर होगा 3x और प्लस x और प्लस 6, तो 4x + 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 का 26 में होगा मल्टीप्लाई, 1 का उसमें, तो 1 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 4x + 6 आ जाएगा, इक्वल्स 3 का 26 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 18 और कैरी 1 6 7 78 हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 4x इक्वल 78, 6 उधर जाएगा माइनस होगा, 78 में से 6 माइनस करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग x इक्वल 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को 18 मिल जाएगा, x 18 मिल गया, अर्थात यहाँ पर जो लेंथ है रेक्टेंगल का वह 18 मीटर हो गया। ब्रेथ निकालने के लिए x/3 + 2 करके निकाल लेंगे, तो हम लोग वही लिख लेते हैं, हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स x इक्वल्स 18 मीटर एंड ब्रेथ या ब्रैकेट में विड्थ कर लीजिएगा ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स x/3 + 2 इक्वल्स 18/3 + 2, तो इक्वल्स 6 + 2 इक्वल्स 8 मीटर। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन 12 के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को अपने स्कूल और कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।